हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हम लोग पढ़ने वाले हैं धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। लेकिन इससे पहले हम लोग जो पीछे वीडियो में, ठीक है, हमने विद्युत धारा के बारे में पढ़ा था। ठीक है, विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है, विद्युत धारा का सूत्र क्या क्या थे, विद्युत धारा की दिशा क्या थी, ये सब चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी थी। तो उसी पर आधारित हम ये कुछ न्यूमेरिकल हमने लिख रखे हैं, उसे हम लोग आज करेंगे। ठीक, लेकिन इस न्यूमेरिकल को करने से पहले यहाँ मतलब बोर्ड पे मैंने कुछ नोट पॉइंट लिखा है, उसे ध्यान देना। लेकिन इसको भी बताने से पहले मैं आपका रिवाइज़ करा दूँ कि लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, क्या पढ़ा था, उसमें क्या था, करंट का फार्मूला। मैंने बताया करंट दो प्रकार की होती है, एक दिष्ट धारा होती है और एक क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा। इट मीन्स दिष्ट धारा का मतलब क्या है, जिसका परिमाण समय के साथ नहीं बदलता, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, दिष्ट धारा बोलते हैं। और जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ क्या होता है, बदलता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। क्लियर है इतना? तो अगर करंट आपकी समय के साथ कांस्टेंट है तो करंट फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो I=Q/T होता है। कब? जब करंट आपकी क्या हो, कांस्टेंट हो। लेकिन अगर करंट समय के साथ चेंज हो रही हो तब हम इस फार्मूला को नहीं लगा सकते। तब फार्मूला हम लगाएंगे I=dQ/dt। बच्चों इसे याद रखिएगा। ठीक है, जब करंट आपकी क्या हो रही है, वेरिएबल हो रही है, तब आप फार्मूला लगाएंगे I=dQ/dt। लेकिन अगर करंट आपका, यहाँ पे तो बताया जा रहा है कि जो करंट है आपका, अगर कहा जाए तो चार्ज जो है लीनियर मोशन में था, किसी कंडक्टर के अंदर इस तरह चल रहा था। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा हो, स्मॉल r त्रिज्या के कक्षा में चक्कर लगा रहा हो, या कोई पॉइंट चार्ज अगर स्मॉल r त्रिज्या के वृत्त में चक्कर लगा रहा हो, तो फार्मूला क्या होगा। ठीक है, देखो मान लेते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है यदि बिंदु आवेश स्मॉल q स्मॉल r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर v चाल से चक्कर लगा रहा है, तो फार्मूला क्या बनेगा। तो देखो मान लेता हूँ क्या है, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों ओर कोई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, स्मॉल r त्रिज्या के पथ में चक्कर लगा रहा है। या मान लिया जाए स्मॉल q चार्ज क्या कर रहा है, स्मॉल r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर v चाल से गति कर रहा है। तो इस चार्ज के द्वारा कितना करंट बनेगी। तो ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द टाइम पीरियड इन वन रिवोल्यूशन ऑफ द चार्ज। मतलब कि एक चक्कर लगाने में इसको कितना समय लगेगा। तो भाई देखो ये क्या कर रहा है, वो वृत्त में चक्कर लगा रहा है, और वृत्त में लगाने में यानी एक चक्कर से कंप्लीट करने में जितना समय लगेगा उसे क्या बोलते हैं, इसका आवर्तकाल बोलते हैं। तो आवर्तकाल कह लीजिए, ये एक चक्कर लगाने का समय कह लीजिए। तो ये आवर्तकाल को शो करते हो आप t से, और समय बराबर होती है दूरी बटे चाल। क्या होती है बेटा, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब दूरी कैसे ज्ञात करोगे इसकी। तो दूरी मान लिया यहाँ से चलना स्टार्ट कर दिया और यहीं पे फिर आ गया, तो उसका एक चक्कर तो कंप्लीट हो गया। लेकिन इस एक चक्कर में वो कितना दूरी तय करेगा। तो वे एक चक्कर में उतना ही दूरी तय करेगा जितना कि इस वृत्त का क्या होगा, परिधि होगा। जितना कि इस वृत्त की क्या होगी, परिधि होगी, उतना ही एक चक्कर तय करेगा। और वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है, 2πr। वृत्त के परिधि का सूत्र क्या है, 2πr। बच्चों वृत्त के परिधि का सूत्र क्या है, 2πr। मेरे साथ बोलो और लर्न करो इसे। वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr। वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr। तो एक चक्कर में जो चली गई दूरी होगी, तो यहाँ पे दूरी हम लिखेंगे 2πr, समय बराबर दूरी बटे चाल, और यहाँ पे चाल क्या है, v है। तो आपने निकाल लिया एक चक्कर में लगा समय t बराबर 2πr/v। अब करंट कितनी हो जाएगी बच्चों। तो करंट कैसे ज्ञात करते हैं, I=Q/T वाले फार्मूले से। यहाँ पे t की वैल्यू आप रखेंगे तो 2πr/v
स्मॉल r बाई v और v पलट के ऊपर चला जाएगा। तो इस कंडीशन में जब कोई इलेक्ट्रॉन या आवेश किसी वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रहा होता है तो उसका करंट हम ज्ञात करेंगे I बराबर QV अपान 2πRV से बच्चों। ठीक, तो अब हम आते हैं न्यूमेरिकल की ओर। यहाँ पे मैंने बोर्ड पे 4 न्यूमेरिकल। अच्छा, एक बात और सभी लोग ध्यान दो, मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आप अपने से नोट बनाते चलें, क्योंकि अपने से बनाई हुई नोट आपको जल्दी याद भी होगी। ठीक, और एक लिखने का आपका अभ्यास भी हो जाएगा बच्चों। आप लोग अक्सर नोट्स डिमांड करते रहते हो। ठीक, तो नोट्स तो देने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इस तरीके से अगर दूसरे की बनाई हुई नोट्स को पढ़ते हो तो जल्दी लर्न नहीं होती, लेकिन अगर अपने से बनाई हुई नोट्स आप स्टडी करते हो तो मैं समझता हूँ आपको जल्दी लर्न हो जाएगी। तो नोट्स अपने से बनाते रहें, जब भी वीडियो आप देखें पेन और कापी लेकर बैठे और उसे नोट्स बनाते रहिए। देखो यहाँ पे फर्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चों। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पुंज का परिच्छेद क्षेत्रफल 1.0 मिलीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, किसी परिच्छेद के लंबवत प्रति सेकेंड 6.0×10⁻16 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। वैद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? वैद्युत धारा का मान ज्ञात करना है बच्चों आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया केवल करंट, बहुत ईजी है। एक इलेक्ट्रॉन पुंज को परिच्छेद क्षेत्रफल इतना है, एक इलेक्ट्रॉन पुंज का जो परिच्छेद क्षेत्रफल इतना है और किसी परिच्छेद के लंबवत प्रति सेकेंड 6.0×10⁻16 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। मतलब आप देखो यहाँ पे तो t इक्वल दिया है 1 सेकेंड बच्चों, और यहाँ पे प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.0×10⁻16 है बच्चों। और यहाँ पे जो दिया है एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6×10⁻19 कूलम। आपसे पूछा जा रहा है करंट बताओ। ठीक है, बहुत ईजी है। कैसे करोगे इसे? I इक्वल क्या होता है? करंट का फार्मूला I इक्वल Q/T लगाओगे। अब Q की वैल्यू तो यहाँ पे है नहीं, तो लेकिन हम Q की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं किस फार्मूले से? Q बराबर N×E फार्मूले से, और यहाँ पे T। तो N की वैल्यू है यहाँ पे देखो 6.0×10⁻16 और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश है 1.6×10⁻19। T की वैल्यू दिया है यहाँ पे 1। अब यहाँ पे 16 छक्का कितना हो जाएगा? 96। 9.6 × 10⁻19 प्लस 16 1 से डिवाइड करोगे बच्चों यही आएगा। तो 9.6 × 10 क्या हो गया? -3 एम्पियर। तो यहाँ पे बच्चों आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और I इक्वल आया आपका 9.6 × 10⁻3 एम्पियर। एक बार मैं फिर आपसे बता दूँ कि एक इलेक्ट्रॉन पुंज का परिच्छेदफल कितना दिया है? 1.0 मिलीमीटर स्क्वायर। किसी परिच्छेद के लंबवत प्रति सेकंड 6.0×10⁻16 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। वैद्युत धारा का मान ज्ञात करो। बच्चों यहाँ पे जो क्षेत्रफल दिया हुआ है ये क्या देख रहे हो? जो क्षेत्रफल दिया हुआ है उस क्षेत्रफल का इस फार्मूले में कोई यूज नहीं है, केवल आपको क्वेश्चन को फंसाने के लिए दिया हुआ था बस। तो T इक्वल क्या हो गया? 1 सेकेंड दे दिया गया अकॉर्डिंग क्वेश्चन। अब N की वैल्यू 6.0×10⁻16 इलेक्ट्रॉन हो गया, और स्मॉल E की वैल्यू है एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6×10⁻19 कूलम, और करंट आपको फाइंड करना। हमने फार्मूला लगा के कैलकुलेशन कर लिया और ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब देखिए न्यूमेरिकल नंबर 2। न्यूमेरिकल नंबर 2 देखिए, न्यूमेरिकल 2 में क्या कर रहा है? हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 5.0×10⁻11 मीटर की त्रिज्या की कक्षा में 2.2 × 10⁻6 मीटर/सेकंड के वेग से चक्कर करता है। इसके समतुल्य वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो बच्चों क्या कर रहा है? इतने मीटर/सेकंड में चक्कर करता है। यहाँ पे आ गया ना चक्कर वाला फार्मूला। कौन सा फार्मूला? I इक्वल 2πr। 2π क्या था?
फार्मूला क्या बनाया था आपने, आई इक्वल आपने क्यू अपान टी लिखा था और टी का फार्मूला आपका आया था 2 पाई आर अपान वी, वी ऊपर चला गया था तो आई इक्वल हो गया क्यू इंटू वी बाई 2 पाई आर। तो यहाँ पे यही फार्मूला लगना है बच्चों। तो देखो पहले वैल्यू नोट कर लो क्या क्या दिया है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर इतनी त्रिज्या में, यानी कितना त्रिज्या 5.0 इंटू 10⁻11 मीटर की त्रिज्या की कक्षा में 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड के से चक्कर लगाता है। इसके समतुल्य वैद्युत धारा आपको ज्ञात करना है और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी दिया है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम आपको निकालना है आई। ठीक है, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे बच्चों, आई इक्वल क्यू इंटू वी बाई 2 पाई आर। यहाँ पे क्यू की जगह आप क्या रख सकते हो, ई, क्योंकि क्यू की जगह क्या हो जाएगा, ई, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। तो यहाँ पे देखो ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19, वी की वैल्यू आ गया 2.2 इंटू 10⁻6 और यहाँ पे 2 इंटू पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7 और आर की वैल्यू हो जाएगा 5.0 इंटू 10⁻11। क्लियर बच्चों। अब 7 पलट कर ऊपर करो तो 7 इंटू 1.6 इंटू 2.2 इंटू 10⁻19 प्लस 6, देखो ये 1 क्या है 1.6, ये 2.2, 7 पलट के ऊपर गया तो 7 इंटू 1.6 इंटू 2.2 और यहाँ पे क्या -19 और यहाँ पे +6 है तो मैंने उसको पावर को ऐड कर लिया, इंटू करने पर पावर ऐड होती है। अब यहाँ पे देखो 5 टू जो क्या हो गया 10 इंटू 22 इंटू 10⁻- क्या हो गया 11। ठीक है बच्चों। यहाँ देखो अगर हम यहाँ का पॉइंट हटाएँ तो यहाँ 1 0 और आ सकता है तो यहाँ 20 से 20 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब देखो क्या हो जाएगा 16 7 112 111.2 इंटू 10 की पावर, देखो 19 में से 6 माइनस कर दो तो कितना है -13 आ गया और यहाँ 11 में से 2 माइनस कर दो तो क्या जाएगा -9 आ जाएगा। इसको ऊपर लेके चले जाओ तो +9 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 11.2 इंटू 10⁻4 एम्पियर करंट आ गई बच्चों। ये कितना आ गई, इतना एम्पियर करंट आ गई। फिर देख लो यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे 7 पलट के ऊपर चला जाएगा तो 7 इंटू 1.6, ठीक है, इंटू 10⁻19 है तो मैंने इसको लास्ट में लिखा है। अब यहाँ पे क्या है 2.2 इंटू 10⁻19 प्लस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और नीचे क्या है, यहाँ पे देखो 5 2 10 हो गया, 10 इंटू 22 इंटू 10⁻11। अब हमने कहा अगर इसका पॉइंट हटाओ तो यहाँ पे नीचे 1 0 आ जाएगा। तो अब हमने क्या किया 16 7 112.1 अंक के बाद लगाया और यहाँ पे 19 में 6 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा और यहाँ पे देखो 11 में से 2 माइनस कर दो यानी -11 है ना और ये +2 होगा, पावर +2, तो 11 में से 2 माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा -9 और इसको ऊपर लेके जाओगे तो +9 हो जाएगा। अब 13 में से 9 घटाओगे 10 घाते 4 आ जाएगा माइनस में। तो क्या आ गया, ये सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो यहाँ पे करंट जो है आपकी वेरिएबल है। करंट क्या है, समय के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो मुझे बताओ क्या आई इक्वल क्यू अपान टी फार्मूला लगेगा, बोलो क्या आई इक्वल क्यू अपान टी फार्मूला लगेगा, नहीं लगेगा ना। तो फिर हम कौन सा फार्मूला लगाएं, तो देखो न्यूमेरिकल नंबर 3, लेकिन न्यूमेरिकल नंबर 3 देखो यहाँ पे किसी तार में प्रवाहित धारा समय पर निम्नवत निर्भर करती है, यानी जो समय के साथ, यानी करंट का जो इक्वेशन यहाँ पे दिया है आई इक्वल I0 प्लस अल्फा इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, अल्फा इंटू टी स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो करंट है वो टाइम के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। लेकिन आपसे पूछा I0 की वैल्यू भी दिया हुआ है, देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ I0 की वैल्यू दिया हुआ है 10 एम्पियर दिया हुआ है और अल्फ़ा का जो वैल्यू दिया है 2 एम्पियर पर सेकेंड दिया हुआ है और तार में किसी पक्षे से गुजरने वाले आवेश ज्ञात कीजिए। यहाँ पे करंट दिया हुआ है तो आवेश ज्ञात निकालें, हम जानते हैं करंट इक्वल क्या होता है dQ/dt और यहाँ पे जाएगा I0 प्लस अल्फ़ा इंटू टी स्क्वायर। ठीक, अब क्या होगा
हम डी क्यू इक्वल क्या लिख सकते हैं, डी क्यू इक्वल हो जाएगा आई नॉट प्लस अल्फा इंटू टी स्क्वायर, और इसका क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें, इसका क्या कर दें, इंटीग्रेस यानी समाकलन कर दें इसका। जब इसका आप समाकलन करोगे, एक लाइन में और लिखूंगा यहाँ पे, डी क्यू इक्वल आई नॉट डी टी प्लस अल्फा इंटू टी स्क्वायर डी टी। भाई देखो, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको इंटीग्रेशन वगैरह क्या होना चाहिए, समाकलन। देखो बच्चों, यहाँ पे लिमिट भी हम लगा लेंगे। लिमिट क्या है, लिमिट क्या है, यहाँ पे करंट क्या आपसे पूछी गई, यहाँ करंट पूछी गई आपसे 0 से 10 सेकेंड में करंट पूछी गई। क्या पूछी गई, 0 से 10 सेकेंड में करंट। ठीक, यहाँ पे देखो क्वेश्चन कहाँ पे है, यह कह रहा है कि 10 सेकेंड में तार के किसी परिच्छेद से गुजरने वाला। तो यहाँ पे जो लिमिट आएगी वो 0 से क्या हो जाएगी, 10 सेकेंड, 0 से 10 सेकेंड। यहाँ पे देखो आई नॉट, यहाँ पे क्या होगा, आई नॉट इंटू डी टी है, तो इसको भी बाहर कर लो, क्योंकि इंटीग्रेशन उसी का होगा जिसके डी के पास जो होगा, डी के पास क्या टी है, तो टी का ही यहाँ पे समाकलन होना है। यहाँ पे देखो बच्चों, ये फार्मूला जो लगने वाला है मैं आपको बता दूं, जो फार्मूला लगेगा वो फार्मूला लगेगा इंटीग्रेशन एक्स पावर एन इंटू डी एक्स। भाई समाकलन एक्स पावर एन इंटू डी एक्स का फार्मूला मैंने कई बार आपको बताया, तो इसका फार्मूला क्या है, एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। यहाँ पे देखो क्या है, डी क्यू पाई डी टी इक्वल आई नॉट प्लस अल्फा इंटू टी स्क्वायर, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मैं फिर से एक बार आपको समझा दे रहा हूँ, फिर से आपको मैं एक बार दिखा दूँ। ये हो जाएगा डी क्यू इक्वल आई नॉट प्लस अल्फा इंटू टी स्क्वायर, क्या हो गया, डी टी। यहाँ पे आप चाहो तो आई नॉट और अल्फा की वैल्यू भी रख सकते हो, तो डी क्यू इक्वल हो जाएगा, यह एक लाइन यहीं से कर देता हूँ, डी क्यू बाई डी टी इक्वल आई नॉट की जगह 10 और अल्फा की जगह 2 हो गया, 2t स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 10 प्लस 2t स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया, dt। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करिए। क्या करेंगे, दोनों पक्षों को समाकलन, तो डी क्यू इक्वल हो गया 10 प्लस 2t स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक, अब डी क्यू देखो लिमिट क्या हो गया, 0 से 10, क्योंकि 10 सेकंड में करंट पूछ रहा है, 10 सेकंड में करंट, तो टाइम इधर है ना, तो लिमिट इधर लगाएंगे। तो अब यहाँ पे अलग अलग कर लेते हैं, 0 से 10 और यहाँ पे 10 इंटू क्या हो जाएगा, डी टी, और 10 कोफिशिएंट होगा, मैं उसको पहले कर दे रहा हूँ, प्लस यहाँ पे 2 इंटू टी स्क्वायर डी टी, और लिमिट हो जाएगा 0 से 10। भाई देखो 2t स्क्वायर यहाँ पे आएगा इधर, लेकिन 2 कोफिशिएंट होगा टी, यानी गुणांक टी स्क्वायर के, इसलिए उसको पहले कर दिया। क्या कर दिया, पहले। और यहाँ पे 10 इंटू टी था, मैंने उसको 10 को पहले कर दिया। डी क्यू का क्या हो जाएगा, देखो फार्मूला ये लगने वाला है, डी क्यू का क्या आ जाएगा 1। देखो यहाँ पे फिर से मैं एक बार बता दूँ आपको, जैसे यहाँ पे डी क्यू लिखा है बेटा, तो डी क्यू लिखा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो हम इसको लिख सकते हैं क्यू की पावर 0 इंटू डी क्यू, क्योंकि जिसको पावर 0 उसको वैल्यू 1 तो होगा ना, क्यू की पावर 0 तो इसको वैल्यू क्या होगा 1। तो यहाँ पे कहने का मतलब भाई, इससे हम लिख सकते हैं 1 इंटू डी क्यू। बताओ 1 को हम क्या क्यू की पावर 0 लिख सकते हैं, और जब क्यू की पावर 0 लिख सकते हैं तो इसको फार्मूला लगाओ। यहाँ पे n की जगह पे क्या है 0, यहाँ पे n की जगह क्या है 0, तो यहाँ पे n की जगह 0 है, तो फार्मूला पावर में एक ऐड करते हो तो 0 + 1 अपान 0 + 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू पावर 1 अपान 1, तो यानी क्या आया, क्यू आ गया। क्या आया, क्यू आ गया बच्चा। तो यहाँ पे देखो इसी तरह जहाँ पे डी क्यू है वहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, और यहाँ पे भी 1 लिख सकते हो, तो यहाँ पे डी टी है तो क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। लिमिट क्या है यहाँ पे 0 से 10, प्लस यहाँ 2। देखो यहाँ पे ये फार्मूला लगाओ, यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगाओ, तो हो जाएगा टी की पावर 3/3, क्योंकि दो पावर में क्या करोगे, एक ऐड करोगे वही पावर नीचे आ जाएगा, 0 से क्या हो गया 10, तो हो जाएगा क्यू इक्वल 10, और यहाँ 10 माइनस क्या हो गया 0 प्लस 2/3, और 10 की जगह 10, तो क्या हो जाएगा 1000 माइनस 0/3, ये आ गया। तो क्यू इक्वल क्या हो गया 100 माइनस 2/3 इंटू 1000। अब क्यू इक्वल कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो 300, कितना हो जाएगा 300 माइनस, सॉरी प्लस है ना ये,
प्लस, तो ये हो गया 300 और ये कितना हो जाएगा 200 प्लस में बाई क्या आया 3, तो ये जाएगा 220 200 300 2300 आया बाई 3। इसका डिवाइड करो क्या आ जाएगा 3 से 1 जा डिवाइड कर लो भाई। डिवाइड करने पर क्या होगा 2300 में डिवाइड करो 3 से 1 जा 21 आया। 2036 जा क्या आया 18 आया। यहाँ पे 2 और फिर क्या अगला नंबर 0 है, 0 था उससे क्या हो जाएगा पॉइंट समथिंग यही होता चला जाएगा। तो यानी यहाँ पे आया 0.76.6 एम्पियर सॉरी कूलाम चार्ज हो गया। कितना कूलाम चार्ज हो गया 7.66 कूलाम चार्ज हुआ। चेक कर लो एक बार चेक करो कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है, एक बार चेक कर लो आप लोग। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर है 4। देखिए 4 नंबर, एक तार के किसी परिच्छेद से समय t से गुजरने वाला आवेश निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त है। तो q बराबर इतना दिया है तो t बराबर 4 सेकंड में बोलो। अब देखो यहाँ पे भी क्या है चार्ज आपका क्या है वेरिएबल है, तो करंट भी क्या होगी वेरिएबल होगी, तो हम इसमें भी समाकलन वाला मेथड लगाएंगे। यहाँ पे अवकलन लगेगा 5t² प्लस क्या होगा 4t प्लस क्या होगा 10। बच्चों यहाँ पे देखो मुझे क्या चाहिए करंट चाहिए, कितने समय पर करंट चाहिए 4 सेकंड पर करंट चाहिए। यानी अगर यहाँ पर dq/dt हो जाए तो dq/dt को तो करंट ही बोलते, तो हम क्या करें दोनों पक्षों का अवकलन कर दें। दोनों पक्षों का समय दोनों पक्षों का t के सापेक्ष क्या करें अवकलन कर दें। t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा dq/dt। जैसे ही वर्ड लगाते हो वैसे d/dt दोनों पक्षों में लग जाएगा। बच्चों ध्यान देना d/dt दोनों पक्षों में लगेगा तो 5t² प्लस 4t प्लस 10। अरे भाई जैसे आप कहते हो कि x = 4 प्लस वाई कहीं पर लिखे हो और कहते दोनों पक्षों को वर्ग करने पर तो दोनों तरफ वर्ग लगा देते हो ना। तो जैसे हम कहते हैं कि अवकलन करना है तो अवकलन का मतलब ही यही है कि दोनों पक्षों में ये अवकलन का साइन है समझो। तो क्या होगा d/dx दोनों पक्षों में लग जाएगा। और t के सापेक्ष कर रहे हो तो t यहाँ लिख दो, y के सापेक्ष करो तो y लिख दो, z के सापेक्ष करो तो z लिख दो, k के सापेक्ष करो तो k लिख दो। भाई समझ में आ गया कि नहीं। तो यहाँ पे हमने कहा दोनों पक्षों का क्या क्या अवकलन करना है, तो हमने दोनों तरफ d/dt लिख दे, t के सापेक्ष dt नीचे लिखा। अब बताओ dq/dt को क्या कहोगे करंट ना। dq/dt को क्या बोलोगे करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट, यानी आवेश प्रवाह की दर को करंट कहते हो कि नहीं। तो dq/dt को क्या बोलेंगे करंट, तो I हो गया। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करो तो 5 पहले आएगा गुणांक है और d/dt t² हो गया प्लस 4 इंटू डी बाई क्या हो गया dt प्लस d/dt और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ बेटा देखो यहाँ पे क्या है t छूट गया था मैंने t लिख दिया। अब बताओ मुझे यहाँ पे जो फार्मूला लिखना है। अब देखो जो कौन सा फार्मूला लगाओगे d/dx x⁴n सभी फार्मूले मैंने आपको बताया है क्लास 11th में ही। इसमें क्या होता है इसका पावर पहले आएगा और इसके पावर में क्या करते हो एक माइनस कर देते हो। क्या करते हो एक माइनस कर देते हो। तो यहाँ पे पावर 2 क्या होगी पहले आएगी और t की पावर में से एक माइनस करोगे, 2 में से एक घटाओ क्या एक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। मैं 60 में करता हूँ 5 दूनी 10, 2 में से एक घटाओगे तो एक आ जाएगा। प्लस इसकी पावर 1 है आगे लाओगे तो 4 एक कम क्या हो 4 और 1 में से एक घटाओ पावर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगी। और यहाँ पे देखो क्या है 10 है बेटा। तो मैंने बोला था कांस्टेंट जो होते हैं उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0। कांस्टेंट मीन जो x के सापेक्ष, यहाँ देखो c जो है x के सापेक्ष नहीं चेंज हो रहा है तो इसे हम कहेंगे c कांस्टेंट है और इसका अवकलन क्या होगा 0। इसी प्रकार समय जो यहाँ पे t लिखा हुआ है क्या लिखा है t और यहाँ क्या लिखा है 10। तो ये जो 10 है वो समय के साथ चेंज नहीं होगा, ये क्या है कांस्टेंट, इसलिए डिफरेंसेस क्या हो गया 0। तो 10 इंटू टी प्लस क्या आ गया 4, क्योंकि इसकी पावर 0 होती है उसका वैल्यू 1 होता है तो ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। आपसे पूछा गया t बराबर 4 सेकेंड पर करंट, क्या पूछा है t बराबर 4 सेकेंड करंट, तो i इक्वल क्या हो गया 10 इंटू 4 प्लस 4
तो हो जाएगा 44 एम्पियर बेटा। कितना आ गया 44 एम्पियर। 10 चौक 40 और प्लस 4 मिला के 44 एम्पियर करंट आपकी होगी।